हेलो स्टूडेंट्स, हमने पी साइंस का थर्ड चैप्टर जो है वो शुरू किया था। चैप्टर का नाम था भारत की सुरक्षा व्यवस्था। तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी सुरक्षा घटक जो है वहाँ पर कार्यरत होते हैं ये हमने देखा था। वहाँ पर नौसेना, वायुसेना, ये राष्ट्र की सुरक्षा में जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर देते हैं। और साथ ही साथ भारत की सुरक्षा व्यवस्था की तीनों सेनाएं अद्यतन हो मतलब हमेशा उसमें नए नए अनुसंधान जो है नई नई तकनीकी का उपयोग हो, इसके लिए अनेक उपाय योजनाएं अवलंबित की जाती है और इसके लिए कुछ अनुसंधान संस्थाएं भी स्थापित की जाती है। अनुसंधान संस्था यानी क्या? शोध, इन्वेंशन जो कर सके ऐसी संस्थाओं का स्थापना भी वहाँ पर की जाती है। सुरक्षा दलों के सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को अपने काम उत्तम ढंग से करने आए, इसके लिए देश में अनेक प्रशिक्षण संस्थाएं वहाँ पर मतलब अगर आपको देश की किसी भी सुरक्षा व्यवस्था में, चाहे आपको वायुसेना में भर्ती होना हो, नौसेना में होना हो या थल सेना में होना हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसका प्रशिक्षण जो है वहाँ पर पूरा करना पड़ता है। और वो प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो है हमारे देश में कार्यरत है, जैसे कि पुणे की नेशनल डिफेंस अकादमी। याद रखिए असत्य जोड़ी के लिए कि कहाँ पर है? पुणे में। क्या नाम है अकादमी का? नेशनल डिफेंस अकादमी। और दिल्ली का नेशनल डिफेंस कॉलेज आदि ये जो है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के प्रशिक्षण की क्या है? संस्था है। इसके आगे बच्चों हम देखेंगे वो है अर्धसैन्य दल। तो अर्धसैन्य दल जो है वो किसे कहते हैं? भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्धसैन्य बल जो है, सॉरी दल नहीं, बल, जैसे बल का अर्थ क्या होता है? ताकत। जैसे अगर चार हो, एक उंगली, एक मुट्ठी हो और सब एकत्रित हो जाए तो क्या बन जाती है? पूरी मुठ बन जाती है। तो उसी प्रकार से भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए अर्धसैन्य बल होते हैं। किसकी सहायता के लिए होते हैं? भारत के रक्षा दलों की सहायता के लिए होते हैं। वे पूर्णतः सैनिकी नहीं होते, मतलब वहाँ पर उन्हें पूर्णतः सैनिकी शिक्षा जो है वहाँ पर नहीं दी जाती। वहाँ पर प्रश्न भी है बाकी भारतीय अर्धसैन्य बलों के कार्य लिखिए। क्या प्रश्न है? भारत के अर्धसैन्य बलों के कार्य लिखिए। और नागरिक भी नहीं होते, इसलिए उन्हें अर्धसैन्य बल कहा जाता है। मतलब ना वो पूरी तरह से सैनिक होते हैं, इसलिए ना ही वो नागरिक होते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धसैन्य बल कहा जाता है। रक्षा दलों की सहायता करना उनका प्रमुख काम होता है। मेन उनका कार्य क्या होता है? रक्षा दलों की सहायता करना। मतलब जो वायुसेना, थल सेना, नौसेना, जो ये तीन सेनाएं हैं उनकी मदद करना। सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तटरक्षक दल, कोस्ट गार्ड, जो समुद्र तट की जो रक्षा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? कोस्ट गार्ड। क्या कहते हैं? कोस्ट गार्ड। ये सभी क्या है? वहाँ पर संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए प्रश्न भी है कि अर्धसैन्य बलों के नाम वहाँ पर बताइए। तो ये सभी अर्धसैन्य बलों के क्या है? नाम है। तटरक्षक बल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं। जब आपातकालीन परिस्थिति जहाँ पर निर्माण होती है तो ये सभी अर्धसैन्य बल की सैनिक जो है लोगों की, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आगे आते हैं। शीघ्र कृति बल, शीघ्र यानी क्या? तुरंत। ऐसा बल या ऐसा संगठन नहीं कह सकते इसको, ऐसी सेना का
ऐसी सेना की टुकड़ी जो तुरंत आपकी सहायता के लिए क्या हो, मौजूद हो, जिसे रैपिड एक्शन फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, मतलब तुरंत तुरंत कार्यवाही हो या तुरंत आपकी मदद के लिए। जैसे देखिए बहुत सारी कभी आपातकालीन परिस्थिति, जैसे बाढ़ की परिस्थिति निर्माण होती है, भूकंपग्रस्त परिस्थिति निर्माण होती है, या कभी देश में दंगे फसाद होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये सभी अर्धसैन्य बल जो है देश की सुरक्षा में लग जाते हैं। इन सभी का अर्थ सैन्य बलों में समावेश होता है। जैसे कि मैंने कहा, संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, लेकिन प्रश्न आपको याद रखना है। वहां पर रेलवे स्थानक, तेल संग्रह जहाँ पर तेल का निर्माण होता है, जल संग्रह पानी जहाँ पे संचित करके रखा जाता है, आदि महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहाँ किस पर होती है, अर्धसैन्य बलों पर होती है। अर्धसैन्य बलों के काम याद रखिए, रक्षा दलों की सहायता करना, दूसरा क्या है, रेलवे स्टेशन, तेल संग्रह, जल संग्रह आदि महत्वपूर्ण स्थानों की क्या करना, सुरक्षा करना। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया कि प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित आपदाएं, जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो, मानव निर्मित आपदाएं यानी क्या, जैसे दंगे फसाद हो, तो उस समय भी ये सभी अर्धसैनिक बल जो है देश की रक्षा में सम्मिलित होते हैं। शांति काल में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी अर्धसैन्य बलों पर होती है। और जब देश में शांति काल मतलब कोई भी परिस्थिति ना हो, कोई भी आपदा ना हो, तब इनका कार्य क्या होता है, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। सीमा समीप के क्षेत्रों में रहने वाले, सीमा समीप यानी क्या, देश के बॉर्डर के पास वाले रहने वाले नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करना। मतलब जो देखिए, जो बॉर्डर के पास रहते हैं वहाँ पे हमेशा आतंकवादी हमले होते रहते हैं दिन प्रतिदिन, तो वहाँ पर रहने वाले लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो ऐसे लोगों के मन में सुरक्षा की भावना निर्माण करने का कार्य भी ये लोग करते हैं। तस्करी रोकना, जिसे स्मगलिंग कहते हैं, सीमा पर गश्त देना, राउंड लगाना, ये काम जो है सीमा सुरक्षा बल करता है। भारत के सागरीय तटों की रक्षा करने हेतु तटरक्षक दल की निर्मित की, जिसे कोस्ट गार्ड कहते हैं। भारत की सागरीय सीमा में मछली मार व्यवसाय को सुरक्षा देना, मछली पकड़ने के लिए देखो, जो मत्स्य व्यवसाय करते हो जब समुद्र में जाते हैं तो कभी कभी उनकी जान जोखिम में आती है, या कभी कभी उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसे समय में भी उनकी मदद करते हैं। सागरीय मार्ग से चोरी छिपे होने वाले व्यापार को रोकना आदि काम जो है वो तटरक्षक दल का होता है, कोस्ट गार्ड का। किसे कहते हैं, कोस्ट गार्ड। कानून एवं सुव्यवस्था रखने के काम में विविध राज्यों के प्रशासन की सहायता करने का काम जो है केंद्रीय आरक्षित, जस्ट वेट नाउ, जस्ट 1 सेकेंड, काम जो है वो केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है। कौन करता है, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल करता है। बम विस्फोट, दंगा फसाद, इनके कारण देश की सुरक्षा के लिए क्या हो सकते हैं, खतरा निर्माण होता है, और हो जाने पर तीव्र गति से हलचल कर जनजीवन को सामान्य करने का काम जो है वो शीघ्र कृति बल, जिसे एक्शन रैपिड एक्शन फोर्स जिसे कहा, मतलब तुरंत वो लोगों के, मतलब वहाँ पर जिस जगह पर ये दंगे फसाद हो रहे हैं या प्राकृतिक आपदा ये, वहाँ के लोगों को तुरंत मदद मिले, ऐसे में शीघ्र कृति बल जो है अपनी अहम भूमिका वहाँ पर निभाता है। दूसरा है विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सैन्य शिक्षा की अभिरुचि निर्माण, अभिरुचि यानी क्या, रुचि निर्माण होना, पसंद होना। इस हेतु से राष्ट्रीय छात्र सेना
अर्थात एनसीसी की स्थापना जो है वो की गई है और इसमें विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी जो है वहाँ पर सहभागी हो सकते हैं। 9th-10th में जो है वहाँ पर वो विषय वहाँ पर एनसीसी का रहता है। आगे जाके जब अगर आप मतलब अगर आपको देश के किसी सुरक्षा व्यवस्था में अगर कार्यरत होना है तो एनसीसी में जो आपने ट्रेनिंग ली है या एनसीसी में जो आपने सीखा है वो आपके काम आ सकता है। अगला है गृह रक्षक दल। देखिए इसमें क्या, स्वातंत्र पूर्व काल में गृह रक्षक दल जिसे होमगार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, होमगार्ड। स्वतंत्र पूर्व काल में इसकी स्थापना जो है वहाँ पर इस संगठन की स्थापना की गई थी। गृह रक्षक दल में सहभागी होकर नागरिक देश की सुरक्षा में सहायक बन सकते हैं। मतलब खुद स्वयं पूर्ति से इस संगठन में आप सहभागी होकर या इस सुरक्षा दल में सहभागी होकर देश की सुरक्षा व्यवस्था में आप अपना योगदान वहाँ पर दे सकते हैं। 20 से एज लिमिट्स देखिए वहाँ पर 20 से लेके 35 वर्ष आयु गट के कोई भी स्त्री पुरुष जो है इस नागरिक दल में क्या हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं। पुलिस की तरह ही सार्वजनिक सुरक्षा रखना, देखिए इसका काम क्या है, दंगा फसाद तथा बंद के दौरान, जब बंद होता है तब दूध पानी जो जीवनावश्यक वस्तु है उन सभी वस्तुएं जो है लोगों तक पहुँचे, आपूर्ति करना, परिवहन की व्यवस्था करना, लोगों के आने जाने की, भूकंप बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता करना आदि काम जो है इस दलों को करने पड़ते हैं। ये काम जो है गृह रक्षक दल यानी होमगार्ड के माध्यम से वहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर उसके बाद सबसे अहम प्रश्न जो है वो है भारत की सुरक्षा के सामने चुनौतियाँ, कि कौन कौन से भारत की अपने देश के सामने सुरक्षा हेतु कौन कौन सी चुनौतियाँ, व्हाट द चैलेंजेस टू इन फ्रंट ऑफ। स्वतंत्रता से लेकर आज तक भारत की सुरक्षा को पाकिस्तान और चीन इन राष्ट्रों से क्या है, खतरा निर्माण करने का हमेशा प्रयत्न वहाँ पर किया गया है। प्रश्न भी है देखो, भारत और चीन के बीच अच्छे संबंध है, यह विधान सत्य है या असत्य है, ये कथन असत्य है। क्या है, असत्य है। भारत और पाकिस्तान में अनेक विवादास्पद प्रश्न, मतलब बहुत सारे विवाद जो है दो देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद। प्रश्न भी ये देखिए वहाँ पर, संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए के लिए भी प्रश्न आ सकता है कि पाकिस्तान में जो से संबंधित कौन से विवाद प्रश्न जो है वहाँ पर भारत के सामने है। तो कौन सा है, पहला कश्मीर की समस्या, पानी के बंटवारे को लेकर विवाद, घुसपैठ की समस्या, जो जबरदस्ती देश में घुस आते हैं, सीमा विवाद आदि। चर्चा और समझौते के जरिए भारत इन प्रश्नों को हल करने का निरंतर क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। मतलब इन समस्याओं को समझौतों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और इन समस्याओं को हल करने का प्रयास जो है भारत स्वतंत्रता से लेकर आज तक कर रहा है। भारत पाकिस्तान संबंध के विषय में आए अध्याय 6 में अधिक अध्ययन, मतलब 6 चैप्टर में इसको देखेंगे ज़्यादा। एशिया महाद्वीप में भारत और चीन महत्वपूर्ण देश है, मतलब सबसे दो विशाल देश, बड़े देश जो है एशिया महाद्वीप में है। वर्ष 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध भी हुआ है। कब हुआ है, 1962 में। रिक्त स्थान के लिए याद रहे 1962 में। भारत के पड़ोस में होने वाले राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न जो है वो हमेशा चीन द्वारा किए जाने के कारण
भारत और चीन संबंधों में तनाव है और सीमा रेखा के संबंध में भी भारत और चीन में क्या है, विवाद है। भारत की सुरक्षा को लेकर बाहर के राष्ट्रों की ओर से ही खतरा नहीं है, लेकिन आंतरिक क्षेत्रों से भी सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करने का प्रयत्न जो है वहाँ पर हो रहा है। मतलब दूसरे देशों के साथ साथ हमारे देश के अंदर ही ऐसी बहुत सारी समस्या है या ऐसी बहुत सारी प्रश्न हैं कि जिनको लेकर देश में ही आंतरिक विवाद जो है वहाँ पर खड़ा होता है। आंतरिक क्षेत्र यानी क्या, हमारे ही देश में, फिर वो राज्यों के बीच में हो सकता है, अलग अलग बातों को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में अब बाह्य सुरक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा जैसा अंतर महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। मतलब चाहे वो सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रति उतनी ही गंभीरता जो है सुरक्षा व्यवस्था के प्रति रखनी पड़ती है, क्योंकि दोनों में भी होने वाला नुकसान जो है वो देश के लिए क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, आंतरिक सुरक्षा जैसे अंतर महत्वपूर्ण धर्म को लेकर वाद निर्माण होता है, तो उसी के चलते दंगे फसाद होते, प्रांतवाद होता है, वैचारिक भिन्नता के चलते विवाद खड़े होते हैं, विचारों में भिन्नता जिसे हम कहते हैं, वंशवाद, परंपरा के अनुसार, या वंशवाद मतलब जैसे उसके पिताजी, उसके दादाजी, फिर उसका बेटा, तो इसको लेकर भी क्या होता है, विवाद खड़ा होता है। आर्थिक आदि पर आधारित अनेक विद्रोही आंदोलन जो है, तो आर्थिक समस्याओं को लेकर भी बहुत सारे विद्रोही आंदोलन हमारे देश के अंतर्गत ही हमें देखने को मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है, अंतर्गत क्षेत्रों में अस्थिरता निर्माण करते हैं, जैसे कि नक्सलवादी आंदोलन के चलते हमारे देश की अंतर्गत सुरक्षा ही खतरे में हमें हमेशा देखने को मिलती है, जो किसे बढ़ावा देती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है, और उसी आतंकवाद के चलते प्रांतवाद, ये बाकी की समस्याएं जो है वहाँ पर निर्माण होती है। आतंकवाद भारत की अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती, जैसे मैंने अभी कहा कि नक्सलवादी आंदोलन ही किसे बढ़ावा देता है, आतंकवादी को बढ़ावा देता है। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। आतंकवाद नष्ट हो, इसके लिए भारत देश जो है वो क्या है, प्रयत्नशील है। मतलब पूरे देश से नहीं, पूरे विश्व से ही आतंकवाद क्या हो, नष्ट हो। अगला है मानवीय सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा की कल्पना में शीत युद्ध के बाद के काल में परिवर्तन हुआ है। मतलब देश की सुरक्षा की कल्पना या देश की सुरक्षा के बारे में सोचने में, विचारों में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। कब से? शीत युद्ध के बाद से। हमने देखिए पहले चैप्टर में देखा था शीत युद्ध कितने साल तक चला था, तथा वह अधिक व्यापक हो गई है। क्या हो गए, उसका विस्तार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का, या विस्तार बढ़ गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का तात्पर्य केवल देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, मतलब सिर्फ मतलब देश का हर एक प्रत्येक नागरिक जो है वो क्या हो, सुरक्षित हो और अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करे। ऐसा नया विचार उसमें आया है कि रहने वाले नागरिकों को भी सुरक्षा, ऐसा नया विचार उसके में आया, क्योंकि देश की सुरक्षा अतः नागरिकों के लिए ही होती। मतलब नागरिक और देश दोनों जो है वो भिन्न नहीं, क्योंकि अगर नागरिक सुरक्षित नहीं होंगे तो देश सुरक्षित होगा क्या? नहीं। तो दोनों जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। इसलिए नागरिकों को केंद्र स्थान में रखकर सुरक्षा का
नए सिरे से मतलब नए तरीके से, नई सोच से जो है वहाँ पर विचार करना ही मानवीय सुरक्षा। मतलब हमें लोग अपने आप को, देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें जहाँ वो रह रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मानवीय सुरक्षा में सभी प्रकार के खतरों से मनुष्य की रक्षा करना, मतलब सिर्फ उसकी जीवित ही रक्षा नहीं करना। देखिए यहाँ पर दिया है, उन्हें शिक्षा मिले, मतलब हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, स्वास्थ्य उसका सही हो, स्वास्थ्य सही हो और साथ ही साथ उसका विकास भी हो, उसकी प्रगति हो, उस व्यक्ति की के अवसर जो है प्राप्त कर देना अपेक्षित है। मतलब मनुष्य की सुरक्षा के साथ साथ ये सभी चीज़ें जो है उसमें क्या होती है, अंतर्गत होती है। निरक्षरता, दरिद्रता, अंधविश्वास, पिछड़ापन दूर कर सबको सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थिति निर्माण करना, ये किस में आता है, मानवीय सुरक्षा में आता है। क्योंकि ये समस्या अगर देश में रहेगी तो मनुष्य सुरक्षित रह सकता है क्या, नहीं। और सबको सम्मान मिले, ये सभी समस्या दूर हो और अनुकूल परिस्थिति हो, अनुकूल यानी कि अच्छी परिस्थिति निर्माण हो, मनुष्य जो है देश का नागरिक अच्छे वातावरण में जीवन जिए, तभी ये सभी चीज़ें जो है किस में आती है, मानवीय सुरक्षा में आती है। अल्पसंख्यक तथा, अल्पसंख्यक यानी क्या, जो संख्या में कम है। दुर्बल घटक, आदिवासी जिसे कहते हैं, अधिकारों की रक्षा भी किस में आती है, मानवीय सुरक्षा में आती है। वहाँ पर प्रश्न भी है कि मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद को नष्ट करना आवश्यक है। यस, ये कथन क्या है, सत्य है। क्योंकि जब हम मानवीय सुरक्षा के लिए, आतंकवाद ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी चुनौती है विश्व के सामने, देश के सामने। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मानवीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियाँ। अगर मनुष्य को सुरक्षित रहना है या मनुष्य सुरक्षित रहे, लेकिन फिर भी उसके समक्ष जो है वो कौन सी चुनौतियाँ है, वो देखते हैं हम। मानवीय सुरक्षा में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद का लक्ष्य ही सामान्य निरपराध मनुष्य होते हैं। मतलब वहाँ पर जिन ऐसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं होती है, उनका उस बात से कोई भी संबंध जो है वो होता नहीं, उनके मन में आतंक अथवा भय निर्माण कर उनमें असुरक्षा की भावना निर्माण करना ही आतंकवाद का हेतु होता है। और ऐसे ही सर्वसामान्य लोगों को, निरपराध लोगों को, उनके मन में कौन सी भावना निर्माण की जाती, असुरक्षा की भावना निर्माण की जाती है। अतः मानवीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद को नष्ट करना ही ये मानवीय सुरक्षा के सामने क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। अगर देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस करना है तो देश से, विश्व से आतंकवाद को नष्ट करना होगा। यहाँ पर चर्चा के लिए प्रश्न भी वहाँ पर दिया है। देखिए, क्या आपको लगता है कि मानवीय सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ही उपयुक्त है? यस, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि मानवीय सुरक्षा की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तभी तो लोग इतने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर तानाशाही होती तो इतने सुरक्षित होते क्या? कदापि नहीं। मानवीय सुरक्षा के लिए पारिवारिक स्तर पर कौन से प्रयत्न किए जा सकते हैं? अगली समस्या वहाँ पर है, पर्यावरण में आए परिवर्तन तथा प्रदूषण के कारण भी मानव जीवन के लिए सुरक्षा निर्माण होती। जैसे अभी अगर हम कहेंगे, जैसे अभी ये संक्रामक बीमारी आई है, कोरोना महामारी जो आई है, जो किससे आई है? पर्यावरण में आए परिवर्तन के वजह से ही आई है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो है, जो मनुष्य जीवन के लिए क्या बन सकती है, खतरा बन से। जैसे देखो, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे रोगों ने बड़ी चुनौतियाँ, मतलब उस समय जो है मलेरिया वगैरह जो है ये बहुत
बड़ी तेजी से जो है वो संक्रामक होने वाली बीमारी है। तो ऐसे रोगों से मानव की रक्षा करना भी एक क्या है, मानवीय सुरक्षा रक्षा का क्या माना जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा घटक वहाँ पर माना जाता है। आपको क्या लगता है कि समाज में बढ़ता हिंसाचार मानवीय सुरक्षा के लिए खतरा निर्माण करता है? जरूर। समाज में जो हिंसाचार बढ़ रहा है, मनुष्य मनुष्य को पहचानता नहीं है, तो ये सही बात है कि ये मानवीय सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है, खतरा निर्माण कर रहा है। और हिंसाचार न बढ़े इसलिए सभी स्तरों पर शांति प्रक्रिया निर्माण कैसे की जा सकती है, मतलब लोगों के विचारों में किस प्रकार से परिवर्तन वहाँ पर हम करवा सकते हैं। अगला है भारत की सुरक्षा व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन हमने इस चैप्टर में, इस पार्ट में किया। राष्ट्रीय सुरक्षा में मानवीय सुरक्षा ऐसा सुरक्षा संबंधी कल्पना में हुए, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सबसे अहम किसे स्थान दिया है, मनुष्य की सुरक्षा को, क्योंकि देश का हर एक नागरिक सुरक्षित होगा तभी क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सुरक्षित होगी। ऐसा सुरक्षा संबंधी कल्पना में हुए परिवर्तन को भी हमने इस अध्याय में समझा। अगले अध्याय में हम संयुक्त राष्ट्र संघ और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे मानवीय सुरक्षा के लिए वह कौन कौन सी उपाय योजना यहाँ पर करते हैं, मतलब मनुष्य की सुरक्षा के लिए कौन कौन सी नई उपायों का आयोजन वहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में राष्ट्र की या देश की, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जो है वहाँ पर जानकारी वहाँ पर हमने प्राप्त की है कि किस प्रकार से भारत की सुरक्षा व्यवस्था में कौन कौन से घटक अपनी भूमिका निभाते हैं और कौन कौन से घटक वहाँ पर अपने कार्य